नमस्कार। आज हम बात करेंगे भारत के एक ऐसे राज्य की जिसे कुदरत ने बनाया तो काफी समृद्ध, परंतु यहाँ की जनता है गरीब। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं झारखंड की, जिसे कुदरत ने समृद्ध बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। यहाँ की धरती में न सिर्फ खनिज संपदा का अकूत भंडार दिया, बल्कि वनों और कलकल करती नदियों पहाड़ों से भी इसे अलंकृत किया। प्राकृतिक रूप से समृद्ध होने के बावजूद झारखंड गरीब राज्यों की सूची में दूसरे नंबर पर आता है। इससे ज्यादा गरीबी छत्तीसगढ़ में है, जहां गरीबी की दर 37% है, तो वहीं झारखंड में गरीबी की दर 36.96% है। झारखंड देश का सबसे ज्यादा कोयला उत्पादन करने वाला राज्य है। वहीं यहाँ 26% आयरन, 18% कॉपर का उत्पादन होता है। इतना ही नहीं, यहाँ यूरेनियम, बॉक्साइट, सिल्वर, ग्रेफाइट जैसे कई मिनरल्स के खाने हैं। बावजूद इसके यह राज्य देश का दूसरा सबसे गरीब राज्य है। नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5 की रिपोर्ट के अनुसार झारखंड में 65% महिलाएं एनीमिया से ग्रस्त है। राज्य में लगभग 48% बच्चे कुपोषण के शिकार हैं। बढ़ते अपराध के मामले, अशिक्षा व उग्रवाद से जूझते इस राज्य में पिछले 24 सालों में 12 से ज्यादा बार मुख्यमंत्री बदल चुके हैं। भाजपा, झामुमो, कांग्रेस जैसे अलग अलग राजनीतिक पार्टियों ने यहाँ राज किया है, लेकिन फिर भी इस राज्य की स्थिति अब तक नहीं सुधर पाई है। तो अब यह सवाल उठता है कि आखिर ऐसे क्या कारण रहे हैं कि प्राकृतिक रूप से इतना धनी राज्य की जनता इतनी गरीब है? क्यों अभी भी यहाँ के लोगों को बुनियादी सुविधाओं के लिए जूझना पड़ रहा है? इस वीडियो के माध्यम से हम झारखंड के इतिहास, राजनीति और अर्थव्यवस्था के बारे में चर्चा कर झारखंड की बदहाली के कारणों और इसके समाधान को जानने का प्रयास करेंगे। मौर्य से लेकर मुगल शासन तक झारखंड हमेशा एक जंगलों से घिरा हुआ अलग अलग एम्पायर्स का भाग रहा है। झारखंड की इकोनॉमी इंपॉर्टेंस को ईस्ट इंडिया कंपनी ने सबसे पहली बार 1774 ईस्वी में समझा। तब भारत ब्रिटिश रूल के अंदर हुआ करता था। रानीगंज कोलफील्ड ब्रिटिश शासन को एक सोने की खान की तरह लगी और यहाँ से वह कोयला का उत्पादन करने लगे। उन्होंने कोलकाता में एक पोर्ट डेवलप किया और उसको रेलवे लाइन के थ्रू डायरेक्ट झारखंड रीजन से जोड़ा गया। कोल माइनिंग का ब्रिटिश अंपायर ने जम के फायदा उठाया और यहाँ से अंधाधुंध कोयला का एक्सपोर्ट किया जाने लगा। यहाँ से कोयले का कितना एक्सपोर्ट किया जाता था, आप इसी बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि ब्रिटिश गवर्नमेंट की वर्ल्ड वार 2 की कोयले की सारी जरूरतें यहीं से पूरी हो रही थी। साल 1901 में झारखंड के पश्चिम सिंहभूम में जमशेदजी नौरत्न जी टाटा ने टाटा स्टील की नींव रखी। वहीं 1907 ईस्वी में टिस्को की शुरुआत हुई। वर्ष 1912 तक झारखंड बंगाल का हिस्सा हुआ करता था। इस बंगाल में वर्तमान के बिहार, झारखंड और उड़ीसा आया करता था। वर्ष 1912 में बिहार बंगाल से अलग हो जाता है और झारखंड बिहार का हिस्सा हो जाता है। इस संयुक्त बिहार में, जिसमें झारखंड भी सम्मिलित था, इसके हिस्से में आबादी कम थी और संपदा अधिक थी, लेकिन यह पूरा राज्य बिहार से शासित हो रहा था। इसलिए झारखंड के क्षेत्र से होने वाले राजस्व की जो प्राप्ति हो रही थी, वह बिहार की तरफ जाने लगा। जब इसे यहाँ के लोगों ने समझा, तब अपने अधिकारों की लड़ाई लड़ना यहाँ के लोगों ने शुरू किया। शुरुआत में छोटे छोटे संगठन बनाकर यहाँ के लोगों ने अलग राज्य की मांग की। साल 1939 में झारखंड के 5 सबसे बड़े संगठनों ने मिलकर एक नया संगठन बनाया, जिसका नाम उन्होंने आदिवासी महासभा दिया। इसके बैनर तले झारखंड अलग राज्य की मांग की जाने लगी। इस आंदोलन में तब और अधिक जान आ गई जब भारत के हॉकी टीम के कप्तान रह चुके जयपाल सिंह मुंडा इस आंदोलन से जुड़े। आपको बता दें कि जयपाल सिंह मुंडा के नेतृत्व में भारत ने ओलंपिक में सबसे पहला गोल्ड मेडल जीता था। जयपाल सिंह मुंडा जब अलग राज्य के आंदोलन से जुड़े, तब यह आंदोलन एक ऊंचे स्तर पर पहुंच गया और उसके बाद न सिर्फ झारखंड क्षेत्र में रहने वाले आदिवासी, बल्कि अन्य जातियों ने भी इसके लिए लड़ाई शुरू कर दी। भारत की आजादी के बाद सन 1949 में इस आदिवासी महासभा का नाम बदलकर झारखंड पार्टी कर दिया जाता है। साल 1952 में जब बिहार का चुनाव होता है, तो झारखंड पार्टी
33 सीटों के साथ सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी बनकर उभरती है। इसी साल केंद्र की नेहरू सरकार ने फ्रेट इक्विलाइजेशन नीति लागू कर दिया, जिसका परिणाम यह हुआ कि अब जिस झारखंड से उत्पादित होने वाला कोयला समेत कई अन्य खनिज जिस मूल्य में झारखंड में मिलता, उसी मूल्य में उद्योगपति उसे खरीदकर कहीं भी ले जा सकते थे, जिसके कारण यहाँ उद्योग धंधे न लगकर वैसे जगहों पर लगाया गया जहां से आवागमन सुलभ था। क्योंकि झारखंड एक लैंडलॉक्ड प्रदेश है, इसकी सीमाएं समुद्र से नहीं मिलती है, इसलिए उद्योगों को यहाँ न स्थापित कर तमिलनाडु जैसे राज्यों में स्थापित की जाने लगी, जहां की सीमा समुद्र से मिलती है। ऐसा होने से झारखंड से निकलने वाले कोयला समेत अन्य खनिज पदार्थों का पूरा एडवांटेज झारखंड को नहीं मिल पाया। अगर यही उद्योग झारखंड में लगते तो यहाँ के लोगों को रोजगार मिलता, जिससे झारखंड के लोग वंचित रह गए। भारत सरकार ने साल 1956 में नेशनल कोल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन बनाया। इसके बाद सन 1964 में स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया की स्थापना की गई, जिसमें सोवियत यूनियन की मदद से बोकारो स्टील प्लांट लगाया गया। साल 1958 में बिरला ग्रुप ने यहाँ हिंडाल्को की शुरुआत की, जो कि आज एशिया में सबसे ज्यादा एल्युमिनियम के प्रोड्यूसर हैं। इधर अलग झारखंड राज्य की मांग धीरे धीरे कमजोर पड़ते जा रही थी। झारखंड पार्टी, जो कभी संयुक्त बिहार की सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी हुआ करती थी, वह अलग अलग दलों में बंटकर कमजोर हो गई। साल 1970 के आसपास यह आंदोलन काफी कमजोर पड़ गया। 1973 में झारखंड अलग राज्य के आंदोलन को एक नई धार देने के लिए अरुण कुमार राय, विनोद बिहारी महतो और शिबू सोरेन ने मिलकर एक नई पार्टी बनाई, जिसका नाम दिया गया झारखंड मुक्ति मोर्चा। इसी साल केंद्र की इंदिरा गांधी सरकार ने कोयले की खानों का राष्ट्रीयकरण कर दिया, जिसमें कुकिंग कोल और नॉन कुकिंग कोल दोनों का राष्ट्रीयकरण किया गया। अब कोल इंडिया का पूरे तरीके से भारत के कोयला बाजार पर एक अधिकार हो गया। इधर झारखंड मुक्ति मोर्चा ने भी झारखंड अलग राज्य की मांग को लेकर आंदोलन को तेज कर दिया। अलग बांग्लादेश के आंदोलन में जिस प्रकार से स्टूडेंट्स ने अपनी सहभागिता निभाई थी, उसे देखते हुए झारखंड मुक्ति मोर्चा ने भी आंदोलन में विद्यार्थियों को जोड़ने पर जोर दिया, ताकि आंदोलन को एक बड़े स्तर पर ले जाया जा सके। इसलिए 22 जून वर्ष 1986 को झारखंड स्टूडेंट यूनियन की शुरुआत की गई, जिसका नेतृत्व निर्मल महतो कर रहे थे। निर्मल महतो पूरे झारखंड में काफी तेजी के साथ उभरकर सामने आए थे। इसी बीच उनकी हत्या कर दी जाती है। इसके बाद झारखंड आंदोलन में काफी तेजी आ जाती है। अभी इस आंदोलन के महत्व को बीजेपी भी अच्छी तरह से जान जाती है, जिसके बाद वह भी अलग वनांचल राज्य की मांग शुरू कर देती है। 15 नवंबर सन 2000 को भाजपा के अटल बिहारी वाजपेयी सरकार के समय झारखंड अलग राज्य का निर्माण हुआ और इसके पहले मुख्यमंत्री भाजपा के बाबूलाल मरांडी बने। जिस वक्त झारखंड का निर्माण हुआ और जब एक नई सरकार बनी, तो लोगों में यह आस जगी कि यहाँ अब लोगों का जीवन स्तर सुधरेगा, नई सरकार एक नई विजन के साथ आगे बढ़ेगी। लेकिन आम जनता के हाथों में अब तक सिर्फ निराशा ही हाथ लगी है। ऐसा क्यों हुआ, इसको जानने के लिए झारखंड अलग राज्य बनने से लेकर अब तक के झारखंड की राजनीति को एक बार हम सबको समझना होगा। हम बात करते हैं साल 2000 की, जब झारखंड राज्य में सरकार का गठन होता है, जिसमें 2000 के बिहार विधानसभा चुनाव में निर्वाचित विधायकों द्वारा किया गया था, जिसके निर्वाचन क्षेत्र झारखंड में थे। यह एक त्रिशंकु विधानसभा थी और किसी एक दल या चुनाव पूर्व गठबंधन को बहुमत नहीं मिला था। नई सरकार के गठन के ठीक बाद सरकार में कुछ मुद्दों को लेकर खींचातानी शुरू हो गई और 2 साल बाद मुख्यमंत्री का चेहरा बदल गया। इस बार मुख्यमंत्री बने भाजपा के ही अर्जुन मुंडा। साल 2005 में एक बार फिर चुनाव होता है। इस बार भाजपा को 30 सीटें मिलती है, झारखंड मुक्ति मोर्चा को 17 सीटें और कांग्रेस को 9 सीटें आती है, जबकि अन्य सीटों पर छोटी छोटी पार्टियों व निर्दलियों की जीत हुई थी। इस 5 साल के टर्म में कुल 4 बार मुख्यमंत्री का चेहरा बदला, जिसमें झारखंड मुक्ति मोर्चा के शिबू सोरेन, भाजपा से अर्जुन मुंडा व एक निर्दलीय मधु कोड़ा भी इस टर्म में मुख्यमंत्री रहे। झारखंड में एक निर्दलीय का मुख्यमंत्री बनना पूरे देश में चर्चा का विषय रहा।
मधु कोड़ा के लगभग 2 साल के कार्यकाल में भ्रष्टाचार के कई आरोप भी उन पर लगे। मधु कोड़ा व उनके कई सहयोगी बाद में जेल भी गए। इसके बाद साल 2009 का इलेक्शन होता है, जिसमें झारखंड मुक्ति मोर्चा को 18, बीजेपी को 18 व कांग्रेस को 14 सीटें आती है। इस टर्म में भी 3 बार मुख्यमंत्री का चेहरा बदलता है। पहले झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेतृत्व में सरकार बनता है, फिर कुछ समय बाद बीजेपी की सरकार आती है। वहीं तीसरी बार फिर से झारखंड मुक्ति मोर्चा की सरकार बनती है, जिसमें पहली बार हेमंत सोरेन सीएम बनते हैं। इसके बाद 2014 का इलेक्शन होता है, जिसमें पहली बार झारखंड का मुख्यमंत्री गैर आदिवासी के रूप में रघुवर दास बनते हैं। 2014 में भाजपा 37 सीटें जीत कर आई और पहली बार पूरे 5 साल तक इनकी सरकार राज्य में रही। 2019 में फिर से चुनाव होता है, जिसमें झारखंड मुक्ति मोर्चा को 30 सीटें मिलती है और हेमंत सोरेन के नेतृत्व में झारखंड मुक्ति मोर्चा कांग्रेस व राजद के साथ गठबंधन करते हुए सरकार बनाती है। 2024 में हेमंत सोरेन पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए उसे जेल भेज दिया जाता है। इसके बाद मुख्यमंत्री के रूप में फिर से झारखंड को एक नया चेहरा चंपई सोरेन के रूप में मिलते हैं। 3 महीने जेल में रहने के बाद हेमंत सोरेन को जमानत मिलती है। वे जेल से बाहर आते हैं और एक बार फिर से वे झारखंड के मुख्यमंत्री बनते हैं। झारखंड में जिस तरह से राजनीतिक उथल पुथल रही है, यहाँ किसी भी सरकार को अपने विकास के विजन को पूरा करने के लिए अब तक उचित समय नहीं मिल पाया है। साथ ही साथ कहीं न कहीं सरकार बनाने वालों की यह मंशा होती है कि वह जितने दिन भी सरकार में है, ज्यादा से ज्यादा पैसे कमा कर रख ले, ताकि आगे की राजनीति की जा सके। झारखंड में अब तक कई ऐसे मुख्यमंत्री हुए हैं जिन पर भ्रष्टाचार के कई गंभीर आरोप लगे हैं। शायद झारखंड की बदहाली में कहीं न कहीं उनकी यह नीतियां भी जिम्मेदार है। यहाँ बनी सरकार कभी भी यहाँ की जनता की मूलभूत समस्याओं को दूर करने की कोशिश ही नहीं की। आज झारखंड की 42% से ज्यादा आबादी मल्टी डायमेंशन पॉवर्टी फेस कर रही है। यहाँ रोजगार नहीं रहने के कारण पलायन भी एक बहुत बड़ी समस्या है। यहाँ महिलाओं की स्थिति भी अच्छी नहीं है। अगर हम बात करें महिला लिटरेसी की, तो यहाँ इसकी दर 55% ही है। झारखंड में इनकम डिफरेंस भी काफी ज्यादा है। जो 10% लोग हैं, उनके पास 90% इनकम है और ज्यादातर आबादी यहाँ पर गरीब है। झारखंड की ब्यूरोक्रेसी में भी काफी ज्यादा करप्शन है। पिछले कई सालों में कई सारे अफसर झारखंड में भ्रष्टाचार के आरोप में गिरफ्तार भी हुए हैं। झारखंड भारत का दूसरा सबसे गरीब राज्य है, जिसमें सबसे ज्यादा भूखमरी रही है। मेरे हिसाब से झारखंड की जो सबसे बड़ी समस्या है कि यहाँ पर कोई एक दूरदृष्टि वाला नेता नहीं है जो पार्टी पॉलिटिक्स से ऊपर उठकर झारखंड के विकास के बारे में सोचे और अगले 10 वर्षों में जनता के बीच कोई ऐसा प्लान लेकर आए जिससे झारखंड को समृद्ध बनाया जा सके।